कक्षा 10 सत्ता की साझेदारी। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 सामाजिक विज्ञान। सत्ता की साझेदारी। पहला अध्याय। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा, इसलिए इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, और शेष 40% लोग वेलेविया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच और डच भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति की नाराजगी थी। इसके चलते 1950-59 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय में टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पसंख्यक में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया से छोटे से अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगुलों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या का की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है। इसकी आबादी में कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपचारिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए तमिलों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और उत्तरी पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सीली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में मुख्य हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई का हिस्सा भी 7% है और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। आप अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष का अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सीली आबादी का बहुमत था और बहुत ज़्यादा था, और वे लोग मुल्क की अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखिए कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सीली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में प्रावधान भी किया गया कि सरकारी बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदों के अन्य कामों के साथ उनसे भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार के सामने समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की उनकी मांग को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृहयुद्ध में परिणत हुआ। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ मौजूद गृहयुद्ध ने मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। 2009 में इस युद्ध में गृहयुद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसलिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात पर स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों को बहुमत उनके पक्ष में
हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफ हिस्सा नहीं ले सकेंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की नहीं रही। ब्रुसेल्स में अलग सरकारें और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि डच भाषा के लोग केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हैं समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस पर सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इस मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं को विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक और फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर बहुमत कायम करने और सत्ता में उनको सितारे न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थायित्व का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वो कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर से हों। इसलिए वे सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था जुड़ते हैं। इन 2 तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक और समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व महत्व को बताता है। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसकी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से ही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियों एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिक गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसलिए लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं और एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन से आज समाज के विभिन्न समूहों और अनेक विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होनी चाहिए, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से निश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवी कक्षाएं पढ़ते हुए देखा है कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है और संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायकों द्वारा बनाए गए कानून पर शक्ति है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनाने वाली एक ऐसी मान्यता सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में विभिन्न राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर
की सरकारों के लिए भी यही व्यवस्था हो सकती है। न्यायपालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं उच्चतर और निम्नतर स्तर की साझेदारी के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। हम इस पर अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में संबंधित सरकारी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायक और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देशों में प्रचलित राष्ट्रीय चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायक और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह की सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक नेताओं को शासन में भागीदारी देने अलग अलग तरह की हम सेकंड में करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हमने विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों को के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के साथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसी कई संगठन नीतियों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की इन विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों को पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई थर्ड में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। ये सत्ता की साझेदारी के 4 श्रेणियों में किससे आते हैं। ये सत्ता का संचार कौन किसके साथ कर रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्यवाही करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखवाले में सुधार करे। कनाडा के ओटोरिया प्रांत की सरकार ने वहां के मूल्यों से समुदाय के साथ जमीन के दावों को निपटारे के लिए सहमति दे दी और स्थानीय मामलों में जवाबदेह मंत्री की घोषणा की कि सरकार मूल निवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना पर काम करेगी। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन और राइट फोर्सेस और लिबरल या लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार बनाने के लिए उन्हें संगठनों के विलय का फैसला लिया। इसका प्रस्ताव ये है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवार की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे भी ये जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है।